नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक। आप देख रहे हैं कैथल टीवी। बदलते मौसम के चलते अब बीमारियां भी जो हैं वो पनपने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे मौसम में बदलाव होता है वैसे वैसे अनेकों बीमारियां भी जो है वो अपना घर बनाना शुरू कर देती है। लेकिन कौन कौन सी बीमारियां इस बदलते मौसम में पनपेंगी और आप उन कौन सी बीमारी की चपेट में जो है वो आ सकते हैं और उनसे किस तरह से बचाव किया जा सकता है और उनके किस तरह के लक्षण जो है वो हो सकते हैं, आज इसी को लेकर मैं पहुंचा हूं कैथल के देव नर्सिंग होम में, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर पंकज रावी से और वो बताएंगे कि किस तरह की बीमारियां जो है फिलहाल पनपती हुई नजर आएंगी और उनके क्या कुछ उपाय हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है कैथल टीवी में। थैंक्स मोहन, थैंक्स। डॉक्टर साहब, अभी जैसे मौसम का बदलाव हुआ है तो किस तरह की बीमारियां जो है वो अभी फिलहाल देखी जा सकती हैं, क्योंकि जैसे मौसम बदलता है तो अनेकों बीमारियां जो हैं वो देखी गई हैं। इस टाइम एट प्रेजेंट जिस हिसाब से मौसम ठंडी से गर्मी की तरफ जा रहा है, तो दो बीमारियां सबसे कॉमनली हम जो एट प्रेजेंट इस टाइम फेस कर रहे हैं, एक तो है सर्दी ज़ुकाम की, जो वायरल भी कह देते हैं हम अपनी लोकल लैंग्वेज में। सेकंड इज़ डायरिया, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट्स इस टाइम लेके आ रहे हैं। क्या होता है कि जैसे आपका मौसम चेंज होता है तो उस टाइम पे जैसे हम जो खाना होता है उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह ज़्यादा पनपने शुरू हो जाते हैं। तो ज़्यादा बैक्टीरिया पनपने की वजह से जो खाना जो सर्दी के टाइम पे एटलीस्ट 12 से 13 घंटे का टाइम लेता है ख़राब होने के लिए, वो अब 6 से 7 घंटे के अंदर ही ख़राब हो जाता है। और जो हम लोग जो इस टाइम जो हमारा रूटीन चलता है, हम यही रहता है कि कई बार रात का खाना हम सुबह खा लेते हैं और कई बार सुबह खाना हम दोपहर में भी खा लेते हैं और कई बार बाहर का खाना खाने से भी इस टाइम डायरिया वगैरह बहुत कॉमन है। दूसरा, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले लिया, कुछ ठंडा, या हम फ्रिज वगैरह का अगर पानी वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो टॉन्सिल्स वगैरह बहुत कॉमन है इस टाइम। वो सर्दी ज़ुकाम भी काफ़ी इस टाइम लोग फेस कर रहे हैं। तो इनसे बचाव का क्या लक्ष्य है, उपाय हैं, अगर हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं? क्या इनमें जो पेशेंट है, जिस व्यक्ति को ये टारगेट करता है, क्या उसका जान जाने का खतरा रहता है? किस तरह तक वो आखिरी स्टेज पर जा सकता है और उससे बचने के लिए क्या कुछ वो व्यक्ति कर सकता है और उसके परिवार के लोग जो हैं वो कर सकते हैं? वायरल में तो इतना वो मेजर इशू नहीं रहता है, क्योंकि वायरल मौसम के परिवर्तन के हिसाब से लोगों को होते रहते हैं और ठीक होते रहते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है वो। बट चूँकि डायरिया का मतलब ये होता है कि अगर हम कहें दिन में अगर आदमी कम से कम 8 से 10 बार लूज़ मोशन जा रहा है, पानी की तरह वो स्टूल जा रहा है, तो उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है। दैट इज़ वी कॉल द डिहाइड्रेशन, हम उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। पानी की कमी कई बार ख़तरनाक होती है और हानिकारक होती है शरीर के लिए। उससे शरीर धीरे धीरे स्लो हो जाता है और पेशेंट कई बार रिस्क में चला जाता है, उसकी जान को खतरा बन जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या होता है, अपने शरीर को रिहाइड्रेशन मेंटेन करना। अगर किसी भाई बंधु को या बहन को अगर डायरिया वगैरह की दिक्कत एकदम से शुरू हो जाए तो सबसे पहले तो हमें ORS वगैरह घोल अपने पास रखना चाहिए, पानी वगैरह उबाल के पीना चाहिए और जो खाना होता है उसे फ्रेश ही खाना चाहिए। उसे रखा हुआ होगा तो उसे डिस्कार्ड कर दें या फेंक दें, जो भी करें उसके लिए हम। तो साथ में जो डायरिया की दिक्कत होती है, ORS को हमें पीते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। अगर भाई बहन बंधु किसी के पास ORS नहीं है तो हम उसे घर पे भी बना सकते हैं, इंक्लूडिंग जैसे आप पानी लेते हैं, शुगर लेते हैं, थोड़ा सा नमक लेते हैं, इनका घोल भी एक तरीके से ORS का काम करता है। तो ये काफ़ी हद तक जान बचा लेता है लोगों की, और इसमें थोड़ी सी जागरूकता अपने आप में बड़ी चीज़ होती है। तो जागरूकता के लिए अगर हम बात करें तो क्या कुछ लोगों को इन दोनों बीमारियों को लेकर आप मैसेज देना चाहेंगे? इस टाइम तो मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को। इस टाइम कोई भी पुरानी चीज़ हो, पुराना खाना, उसको डिस्कार्ड करें, उसे फेंक दें, उसे नहीं खाना है इस टाइम। अगर खाना बचा भी हो उसे फ्रिज में रखें या दोबारा करना उसे अच्छे से गर्म कर लें। पानी कोशिश करें, अगर पेशेंट को डायरिया तो उबला हुआ पीने की कोशिश करें, वही ज़्यादा बेटर रहता है। ORS वगैरह आप नॉर्मल रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, बेनिफिट देता है वो चीज़। और सर्दी ज़ुकाम से बचने के लिए हमें यूजुअली खट्टे साइट्रस फ्रूट, विटामिन C वगैरह ले सकते हैं, तो उससे इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी बनने से सर्दी ज़ुकाम की इंटेंसिटी कम हो जाती है, ये भी फ़ायदा देता है पेशेंट को। दूसरा, ठंडी चीज़ों से इस टाइम परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फ्रिज का पानी हो जाता है, या बाहर का खाना कोई भी हो, हमें इस टाइम एटलीस्ट इस महीने में हमें अवॉइड ही करना चाहिए वो। डॉक्टर साहब, जैसे मौसम जो बदल रहा है, जैसे मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में जैसे आपने कहा कि डायरिया हो सकता है और भी बीमारियां, उनका नाम लिया, लेकिन अभी फ़िलहाल मौके की अगर बात करें, जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसमें हमने दो चीज़ें ज़्यादा देखी हैं।
जिनके पेशेंट काफ़ी हद तक बड़े हैं, उसमें हम अगर बात करें वो शुगर के पेशेंट्स की संख्या काफ़ी बड़ी है, बीपी के जो पेशेंट हैं उनकी काफ़ी संख्या बड़ी है। ऐसा क्या कारण आप मानते हैं कि दोनों की जो पेशेंट की जो संख्या बड़ी है वो क्यों बड़ी है? अगर हम देखें इसके संख्या बढ़ने का एक ही कारण है, हम लोगों का रूटीन, हम लोगों का कल्चर। पहले हम लोगों का एक सिंपल कल्चर होता था, घर का खाना खाते थे, सिंपल थे। बट अब जैसे जैसे वेस्टर्न की तरफ जा रही, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा हमारा, तो हम बर्गर्स, पिज़्ज़ा, फ्राइड फूड्स, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू कर दी है। दूसरा, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है। यूजुअली हम सुबह से शाम बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आगे जाके बीपी और शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं जी। और इस चीज़ में जागरूकता अपने आप में सबसे ज़रूरी है। कुछ लोग जागरूक नहीं होते, कुछ लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्हें कभी भी शुगर हो सकती है या बीपी की दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये किसी भी एज में, इस टाइम, और किसी को भी कैसे भी हो सकती है। इंक्लूडिंग, पहले हम कहते थे कि 45 इयर्स के बाद किसी को बीपी की दिक्कत हो रही है या शुगर की हो रही है, बट इस टाइम 30 इयर्स में भी बीपी और शुगर की दिक्कत पेशेंट्स में हो रही है। ये सब चीज़ खान पान जो हम ले रहे हैं, फ्राइड फूड्स हैं, तली हुई चीज़ें हैं, ये सब चीज़ प्रॉब्लम्स करती हैं इस चीज़ में। डॉक्टर साहब, मैं अपने आप से खुद से अगर मैं लगाऊं तो मेरा खुद का ये मानना है, अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो कहीं ना कहीं मैं किसी बीमारी से ग्रसित पाया जा सकता हूं, जिसे मैं और टेंशन ले जाऊंगा, मानसिक रूप से और परेशान हो जाऊंगा। ऐसे ऐसे न जाने कितने और लोग हैं जो टेस्ट या नहीं करवाते। ये कितना सही है कि इनको टेस्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, अगर स्वास्थ्य के हिसाब से अगर बात करें? स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें मोहन, तो अगर पेशेंट की फैमिली में किसी की हिस्ट्री है, बीपी की है या शुगर की है, मदर्स में से, फादर में से किसी को भी है, तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ 35 इयर्स के बाद हर 6 मंथली एक बार रूटीन चेकअप करवाते रहें। 6 मंथली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ईयरली एक बार अपना कंप्लीट बॉडी प्रोफाइल करते रहें। क्योंकि बीपी और शुगर दो ऐसी चीज़ होती है जिसे हम साइलेंट डिजीज़ कहते हैं। ये हमें कभी भी एकदम से प्रॉब्लम्स नहीं करती, लॉन्ग टर्म्स में प्रॉब्लम्स करती है। बट क्या होता है कि इससे एटलीस्ट हमें पता चल जाता है, टाइमली पता चल जाता है, तो उसको हम डाइट से, एक्सरसाइज से और कुछ कम मेडिसिन वगैरह से उसे टाइमली कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर शुगर की अगर हम बात करें, फिर हम बीपी की बात करेंगे। शुगर कैसे पता लगे कि मुझे शुगर है? अगर मैं टेस्ट ना कराऊं तो क्या लक्षण हो सकते हैं उनके शुगर की, मैं अगर टेस्ट नहीं करवा रहा तो मुझे शुगर है? इसके कई लक्षण लोगों में सामने आते हैं मोहन। पहली चीज़ होती है, पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है, बाथरूम ज़्यादा आता है और कई बार हाथ पैरों में सूनपन भी रहना शुरू हो जाता है। पेशेंट को बार बार इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, खासकर फंगल इन्फेक्शन, दाद वगैरह होने शुरू हो जाते हैं, जो ठीक हो जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। और कई बार उन लोगों का घाव अगर होता है तो भरने में टाइम लेता है। कुछ चीज़ें ये हमें डाउट में डालते हैं कि हो सकता है पेशेंट सफ़र करो शुगर से, तो हम टेस्ट करवा लेते हैं उस चीज़ के लिए। कुछ चीज़ें हमें उसमें भी ध्यान रखने होते हैं पेशेंट की, जैसे कई बार उसका वेट लॉस होना भी स्टार्ट हो जाता है, भूख ज़्यादा लगती है पेशेंट को शुगर की वजह से कई बार, और पेट की दिक्कत भी रहनी शुरू हो जाती है, लाइक अपच रहना, गैस ज़्यादा बनना, कई चीज़ें हैं जिससे हम पहले पता लगा सकते हैं। और बाथरूम भी पेशेंट कई बार जाता है, नॉर्मली हम जाते हैं 5 to 6 टाइम, बट उसमें पेशेंट एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ओवरऑल जाता ही जाता है। और बीपी की अगर बात करें, अभी शुगर का चल रहा है, तो इसमें उपाय क्या रहेंगे? इसमें क्या उपाय आदमी कर सकता है अगर शुगर को हमने कंट्रोल में रखना है या शुगर से हमने बचाव रखना है? बीपी और शुगर का कंट्रोल एक ही तरीके से होता है मोहन। पहली चीज़ जो स्टेप होता है वो होता है प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी से बचें। बीमारी होने के बाद तो हमें मेडिसिन के ऊपर ही जाना पड़ेगा, बट उससे बचने का कुछ तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ाएं। जो आज की जनरेशन है, जो हम लोग हैं, क्या होता है फिज़िकल वर्क कम हो गया, भूल चुके हैं। हाँ, एटलीस्ट। लेकिन हमें ये होता है कि दिन में अगर हाफ एन आवर भी हम निकाल रहे हैं, एक एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वो आपका रिस्क काफ़ी कम कर देती है। बीपी बढ़ने का, शुगर का, हाइपरटेंशन है, काफ़ी रिस्क कम कर देते हैं। बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे हेरिडिटी होती है, फैमिली दर फैमिली, उसमें हम लोग ज़्यादा बेनिफिट नहीं देता। बट आप मोटापे को घटा के भी, कम करके भी, जिसका ओवरवेट वज़न है, उसमें भी हम इनसे बच सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है, बीपी वगैरह बढ़ने के कई कारण होते हैं खान पान, और शुगर के भी कई चीज़ होते हैं खान पान बाहर का हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। पिज़्ज़ा बर्गर ठीक है हम खाते हैं, बट एटलीस्ट उसको 15 डेज़ में एक बार
कर सकते हैं, बजाय उसको रूटीन में एक हैबिट बनाने की तरह। यानी कहीं ना कहीं पिज़्ज़ा बर्गर मौत का कारण बनता हो जा रहा है। एक तरीके से वो एक कहते भी हैं, कहावत भी है, एक जो फास्ट फूड की जो स्टॉल होती है वो कई लोगों को रोज़गार देती है, उनमें से एक हम भी आते हैं, क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ना, कई चीज़ें, मोटापा बढ़ना, कई चीज़ें एक तरीके से उन्हीं की देन होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बीपी के क्या लक्षण होते हैं? बीपी का पेशेंट मान लो टेस्ट या नहीं करवाना, तो उसके लक्षण क्या होते हैं? किस तरह से वो समझ पाए कि मुझे बीपी हाई है या लो है? बीपी, पहले तो मोहन एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा बीपी के रिगार्डिंग। बीपी को एक साइलेंट किलर भी कहा जाता है जी। बीपी में पहली चीज़ पेशेंट को कोई फील ही नहीं होता मैक्सिमम टाइम, बट ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं पेशेंट, कई बार वो हेडेक कहते हैं, मुझे हेडेक है, मुझे सिर में दर्द है, मुझे घबराहट होती है, उसे धड़कन महसूस होनी शुरू हो जाती है, कई बार ईयर्स में से आवाज़ आने स्टार्ट होती है, आइज़ रेड होनी शुरू हो जाती है उनकी, शरीर एकदम से थकना शुरू हो जाता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम आइडिया लगाते हैं कि पता चलता है कि हमें भी पेशेंट सफ़र फ्रॉम हाइपरटेंशन। जी। लेकिन कुछ चीज़ें हम उसकी हिस्ट्री से भी पता करते हैं, जैसे पेशेंट की फैमिली में किसी को दिक्कत नहीं, उसकी डाइट कैसा है, अल्कोहल है, स्मोकिंग वगैरह, तो ये चीज़ें भी एक तरीके से काउंट करके हम बताते हैं कि अभी भी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन और नॉट। बट बीपी जो बढ़ता है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट का बीपी हाई मिलता है, वो कई बार घबराहट या वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो डॉक्टर्स के पास ही मिलता है, बट नॉर्मली वो घर पे रहता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं सुबह शाम डेली बीपी चेक कराओ एटलीस्ट फॉर 1 वीक। अगर उसके अंदर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा मिलते हैं तो फिर हम उस हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, स्वस्थ रहने के लिए लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्वस्थ रहने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, डेली एक्सरसाइज हमें हमेशा करनी चाहिए, जो हमारे डेली के रूटीन से काफ़ी कम होती जा रही है। अल्कोहल को कम से कम करें। कहने की चीज़ होती है कि अगर अल्कोहल हम 40% तक कम कर देते तो हमारी जीने की 4 से 5 साल ऐड हो जाते हैं। तीसरा जो कॉमन फैक्टर स्मोकिंग है, हमें हमेशा वो अवॉइड करनी चाहिए। 1 से 5 सिगरेट अगर हम डेली पीते तो हार्ट अटैक का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। तो कृपया ये तीनों चीज़ें अवॉइड कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज राविश जी, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी। अगर इनमें से आपको किसी तरह का भी कोई लक्षण है तो आप करनाल रोड पर देव नर्सिंग होम में डॉक्टर पंकज राविश जी हैं, वहाँ पर आप जाकर अपना चेकअप जो है वो करवा सकते हैं। लेकिन जो जानकारियाँ डॉक्टर साहब ने दी हैं और जो उपाय आपको बताएंगे, आप उसको घर बैठकर भी उन बीमारियों को से बच सकते हैं। लेकिन आपको एक और जानकारी मैं दे दूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब जो पंकज राविश जी हैं वो हार्ट यानी कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। लेकिन अगली कड़ी में आपको दिखाएंगे कि हार्ट अटैक से किस तरह से लोग जो है इस समय ग्रसित होते जा रहे हैं, उनका क्या कुछ कारण है, लेकिन वो अगली वीडियो में दिखाएंगे। आप इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करें ताकि घर बैठे आप डॉक्टर बन सकें।